बात है ना। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर एयरपोर्ट पे अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव ये लिखा गया है। आप हमसे एक पत्रकार ने आने के लिए पूछा था, ये अभी तक कहाँ से आए, अभी क्यों आप थोड़ा दो रक्षक नंबर चेंज करके आए? तो हमने उसको यही बताया भैया अभी तक भी थे, अभी तक भी भावना थी, लेकिन जब हर चौराहे पर आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव हम देखने लगे आपको, और तो हमको ये बात ज्यादा पीड़ा देने लग गई कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत दूध देने वाली गाय को काट काट के बेच रहे हैं। ये गणना है या अमृत दूध देने वाली गौ माता को तो काट रहे हैं और अमृत महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं। गुरु जी निरस्त हो चुके हैं, तो उसमें इसके बारे में क्या कहना चाहिए? साजिद प्रज्ञा ने हम न्यायालय की कार्यवाही के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। न्यायालय में जो भी कार्यवाही हुई होगी वो सही ही हुई होगी, ऐसा हम मानते हैं। ये लोग निर्दोष न्यायालय की दृष्टि में रहे होंगे तो बिल्कुल इनको दोष मुक्त कर दिया गया, इसमें भी कोई बाधा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है ये है कि ब्लास्ट अपने आप तो हुआ है, कोई ना कोई तो रहा हो। अब वो कौन था? भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार कहाँ नाकाम हो रही है कि कोई आता है ब्लास्ट करके चला जाता है और बहुत सारा संसाधन होने पर, बहुत सारा समय लगाने पर भी हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये हमारी काबिलियत पर बड़ा तमाचा है कि हम दोषी को नहीं पकड़ पा रहे। सनातन धर्म देश में बंटवारा कर रहा है, सनातन धर्म की वजह से बंटवारा हो रहा है, उस पर क्या? कबूतरों का विषय उठाया था। आज मुंबई में जो कबूतर खाना है दादर में, उस पर बैन लगाया गया है, वहाँ पे जाली लगाई गई है बीएमसी की तरफ से। कैसे को देखते हैं इसके पास? बात यह है कि हम लोगों ने अपनी बात कही है, पर विचार हो रहा है, आवश्यकता पड़ी तो हम लोग और अधिक की कार्रवाई करेंगे। जी, कबूतर भी हमारे जीवन का एक अंग है और अगर उनको किसी जगह से विस्थापित करना है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। ये थोड़े कि अचानक बंद कर दो, अचानक कैसे आप बंद कर दो? तो ये जो अचानक बंद करना किया जा रहा है ठीक नहीं है। उसके लिए एक विधि संगत और व्यवहारिक और संवेदनापूर्ण तरीका अपनाया जाना चाहिए। पृथ्वीराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस वरिष्ठ नेता थे, आतंकवादी ही भगवा आतंकवादी, इस पे क्या बोलना चाहिए? आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, भगवा आतंकवादी होगा तो पूजा करोगे उसकी? बताओ। हिंदू भगवा आतंकवादी, आप हम कहते हैं कोई रंग वाला हो आतंकवादी, आप उसकी पूजा करेंगे, उसका सम्मान करेंगे? या भगवा होगा तभी उसका अपमान करेंगे, बाकी दूसरे रंग का होगा तो नहीं करेंगे? रंग का क्या मतलब है? आतंकवाद शब्द के साथ रंग का क्या मतलब है? हम किसी रंग का हो, आतंकवाद आतंकवाद होता है और उसके खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। लेकिन आतंकवादी आते हैं, घटना करके चले जाते हैं और आप दोषी खोज नहीं पाते हो। 7 ब्लास्ट हो गए मुंबई में, आप अभी तक खोज नहीं पाए। मालेगांव का ब्लास्ट हो गया, आप आतंक करने वाले को खोज नहीं पाए। उसको खोजने की बात जब आती है, अपनी नाकामी उसको छिपाते हो और छिपा करके रंग खोजने लग जाते हो आतंकवाद में। आतंकवाद का कोई रंग होता है? अरे रंग जो है जीवन का होता है, समझे ना? रंग जो है जीवन का होता है। मर जाने के बाद आंखें आपकी रंग नहीं देखती हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका फोटो भी कलर नहीं रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया जाता है। आप फिल्मों में देख लीजिए, फ्लैशबैक दिखाने के लिए काले रंग से दिखाया जाता है, क्योंकि उसमें रंग खत्म हो गया। तो आतंकवाद का रंग हो सकता है? वो हरा भी नहीं हो सकता, वो पीला भी नहीं हो सकता, वो नीला और भगवा भी नहीं हो सकता। आतंकवाद में रंग खोजने वाले आतंकवाद के पक्षपाती हैं, ऐसा होता है। जितेंद्र अवार्ड ने किस प्रकार से सनातन धर्म को लेकर कहा है सर? महाराज अवार्ड में वो और सामान्य अच्छा ही होगा, इसलिए और भी जो जनता के लिए अच्छे कार्य हैं उनके द्वारा वो भी संभव हो सकेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। इसलिए अब 35 कोटि लोग मतदाता संकल्पित होंगे, रामा का निर्माण होगा और गौ रक्षा सेना का भी हम लोगों ने संकल्प लिया। यहाँ एक सेना बनाएंगे जो बूचड़ कानून के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार होंगे। हम पहले नोटिस देंगे जो भी हमारे 3600 बूचड़ खाने, जैसा कि हमने लगाया है, 3600 बूचड़ खाने अपने देश में चल रहे हैं, जिसमें गाय काटी जाती है। हम उनको नोटिस देंगे कि हमारी भावना के विरुद्ध है, आपका व्यापार है आप करिए, लेकिन हमारी गौ माता को काटना बंद करिए, नहीं तो हमारी मजबूरी है, हम आएंगे और आपका बूचड़ खाना बंद करना पड़ेगा। तो हमने पहले ही घोषणा कर दी थी, आज ने इसको किया है। हमने ये कहा है कि हम नोटिस देंगे, रिमाइंडर देंगे और रिमाइंडर देंगे, 3-4 रिमाइंडर देने के पर भी अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो हम अपनी माता को करते हुए आखिर
कितना धीरज रखेंगे। एक समय आएगा कि हमारा देश खत्म हो जाएगा और तब हम अपनी सेना के साथ उत्तर स्थानों पर आक्रमण करने के लिए निकलेंगे। और हमने कह दिया है कि उस आक्रमणकारियों के दल में सबसे पहले हाथ में तलवार लेकर के हम आए। गौ माता हमारी माता है और हमारी माता काट काट करके बेची जाती हो, इसको हम देख नहीं सकते। हमारी मजबूरी होगी और वो मजबूरी हमारी सरकारों के कारण होगी। हमने सरकारें बनाई है कि वो कानून ला करके लोग रक्षा कर देंगी। जब वो हमारे ही वोट दे करके हमारी माँ की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर हमारे सामने क्या कर रहा है। ये निर्णय को क्या ले गए प्रत्यक्ष बोले थे वो काम अभी बाकी है, वो कराया जाएगा। तो एक प्रस्ताव मुख्य ये पारित हुआ। दूसरा महाराष्ट्र राज्य सरकार के बारे में प्रस्ताव पारित हुआ और वो था कि राज्य माता के रूप में इसी सरकार में देशी नस्ल से हमारी गौ माता है, तो हम लोग कहते हैं, उसको राज्य माता के रूप में घोषित किया गया। लेकिन अभी तक राज्य माता का प्रोटोकॉल क्या होगा और उनके सम्मान की भूमिका क्या होगी, इसके बारे में कोई निर्णय सरकार के द्वारा नहीं किया गया। इसलिए वर्तमान महाराष्ट्र की जो सरकार है उससे हम लोग अनुरोध करते हैं, आज की गौ संसद से अनुरोध किया है कि शीघ्र गौ माता सम्मान, राज्य माता सम्मान संहिता बनाइए और साथ ही साथ गौ माता का राज्य माता का प्रोटोकॉल है उसको भी पारित करिए, ताकि उसी प्रोटोकॉल के साथ महाराष्ट्र प्रदेश में गौ माता राज्य माता के रूप में विराजमान हो और उनका असम्मान करने वाले के लिए दंड सुनिश्चित करिए, ताकि उनका सम्मान होता हो तो कानून के दायरे में हम उस अपमान करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मान कर सकें दंड। तो ये लोगों के प्रस्ताव पारित हुए हैं। इसके अलावा जो गौ संसद कार्य कर रही है उसके अंतर्गत भारत के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो कि 4123 वर्तमान में है, हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श मॉडल के रूप में रामाधाम के निर्माण का संकल्प लिया गया। ये रामाधाम 100 गायों के लिए होगा, कुल 108 गायों के लिए वहाँ पर जगह होगी। 100 वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से रहेंगी, 8 इसलिए खाली रखा जाएगा कि अचानक कोई गाय आ जाए, तो मेहमान करने आ जाए, उसके लिए हम लोग जगह रखते हैं। तो 8 खाली जगह रहेगी अचानक के लिए। 100 गाय वहाँ पर नियमित रूप से रहेंगी और उनका जो हमारा धर्मशास्त्र का प्रोटोकॉल है उसके अनुसार वहाँ पर सेवा उनकी दी जाएगी, स्वीकार दी जाएगी और उनका संरक्षण किया जाएगा। जब ये मॉडल हमारा सफल हो जाता है उसके बाद फिर और भी गौधाम विकसित किए जाएंगे, ताकि जितनी भी हमारी देशी गाय हैं देश भर में वो हमारे संरक्षण में हो जाए। और जैसा कि किसी नेता ने किसी समय बहुचर्चित रूप से कहा था कि हाँ कसाई गाय काटते हैं, सही है, लेकिन उनको देता था। ऐसा भाषण देकर के उस नेता ने हम हिंदुओं के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डाल दी थी, अपनी जिम्मेदारी को हमारे ऊपर फेर दिया। तो हमने उसका बुरा नहीं माना, जाके तो बुरा मान करते थे कि भाई तुम गाय के लिए हो, जब तुमको हमने सरकार में बैठाया तो किस लिए बैठाया, इसीलिए तो बैठाया था कि तुम हमारी समस्या दूर करोगे, लेकिन तुम हमारे ही ऊपर हमारी जिम्मेदारी डाल रहे हो। ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है कि हमको गाय को बेचना पड़ रहा है, लेकिन हमने उसका बुरा नहीं माना, उसका अच्छे अर्थ में समझ करके विनियोग किया। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि ये व्यक्त करके लक्षणों को देख करके जितनी भी हमारे देश में शुद्ध देशी नस्ल की गौ माता बची हुई है उनको हम अपने रामाधामों में संरक्षित कर लेंगे। वो किसी भी दशा में जाएंगे ही नहीं कसाई के हाथ में, तो फिर कसाई किसको काटेगा और इस तरह से व्यवस्था सकारात्मक रूप अपना देवी हो जाएगा। तो उसके लिए 4123 रामाधाम पहले मॉडल स्तर पर करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। साथ ही ये निर्णय भी लिया गया आज की लोक संसद के द्वारा कि अगर कोई एक व्यक्ति जो हमारी शर्तें हैं उसके अनुसार हमारे अनुसार एक रामा गौ का पालन करता है तो 2000 रुपया प्रति माह उसको प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए। एक से अधिक
10 तक अगर वो करता है तो 20,000 रुपया महीना उसको प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। और अगर वो 100 गाय का जो नाम है वही संचालित करने के लिए आगे आ जाता है और हमारे नियमों के अनुसार उसका संचालन करता है तो 2 लाख रुपया प्रति मास उसको गौ संसद की ओर से प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा, ताकि वो बिना किसी चिंता के गौ माता की सेवा संपूर्ण कर सके। बंधु, ये कुछ निर्णय लिए गए हैं। साथ ही जो प्राथमिक रूप से गौ माता के संदर्भ के निर्णय से उठी लिए गए, जैसे अभी लोग पहले ही दर्शन सिंह चौधरी नाम के सांसद ने, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद क्षेत्र से हम करके आए हैं, उन्होंने संसद में खड़े होकर के गौ माता की आवाज बुलंद की और कहा गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में घोषित करना चाहिए। हमने उनके लिए प्रस्ताव पारित किए। जो उनको कहना था उन्होंने कोर्ट में कहा, कैमरे के सामने कुछ भी कहते हैं, जो कहना था कोर्ट में कहा, अब पब्लिक में कुछ भी कहे, जो कि बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद तो उसको कुछ भी नहीं पकड़ा तभी तो चुप आज यहाँ भी नहीं जो वो एक केंद्र सरकार के बारे में और एक राज्य सरकार के बारे में। आपको ध्यान में होगा कि भारत में नई संसद माने नए संसद भवन का निर्माण हुआ। नए संसद भवन में जब औपचारिक प्रवेश हो रहा था तो आपने देखा कि सबसे आगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक छड़ी, जिसको सिंबल नाम से आप लोगों ने जाना था, उसको हाथ में इस तरह से हमें दोनों हाथ अपना आगे करके और ऐसे छड़ी को पकड़ करके तब वो चल रहे हैं और फिर वो मुख्य द्वार से अंदर की तरफ प्रवेश हुए। जब वो मुख्य द्वार से अंदर की तरफ प्रवेश हुए होंगे, क्योंकि अपना हाथ उन्होंने आगे रखा था और उसमें छड़ी सिंबल पकड़ रखा था, तो स्वाभाविक है कि सबसे पहले वो सिंबल संसद भवन में प्रवेश हुआ, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी प्रवेश हुए। अब वो जो सिंबल है उसको आपने देखा ही होगा, क्योंकि उस समय बड़ी चर्चा चली थी, उसके फोटो वीडियो और उसका इतिहास आप संबंधों ने बताया था और देखा। आपके लिए हम उसका चित्र दिखा रहे हैं। यही वो सिंबल था, जो एक छड़ी है उसके ऊपर सोना बना गया है और उसके बगिया के ऊपर यहाँ एक डेकोरेटेड चबूतरा बनाया गया है। उस चबूतरे के ऊपर एक आकृति बैठाई हुई और आप देख पा रहे हैं ये आकृति वृषभ की माने गाय की। वो शब्द में जो मादा और नर दोनों आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये गाय है जो सबसे पहले भारत के संसद में प्रवेश करती है। तो आज धर्म संसद में, गौ संसद में बैठे जो गौ सांसद हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है कि गाय की मूर्ति ने सबसे पहले नए संसद भवन में प्रवेश किया है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्ष गौ माता संसद भवन में प्रवेश करे, उनको दिखाया जाए, क्योंकि उनकी मूर्ति का उपयोग पहले ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। जब गाय प्रत्यक्ष रूप से अपने देश में विद्यमान है तो फिर उसकी मूर्ति लेकर के क्यों गाय को लेकर के ही प्रवेश करना चाहिए था। ये बात छूट गई है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी से ये गौ संसद मांग करती है कि जल्दी ही हमारी जो रचना गौ है रामा गौ, उसको संसद भवन में प्रवेश करने और संसद भवन का दर्शन करने के लिए आमंत्रित करें। ये एक निर्णय यहाँ पर लिया
अगर इसमें विलंब किया जाता है तो हम हर प्रदेश से वेद रचना को लेकर के निकलेंगे और संसद भवन में प्रवेश कराएंगे। जिनकी मूर्ति घुस सकती है वो प्रत्यक्ष क्यों नहीं घुस सकते? ये लोग माता का अधिकार बन गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं की मूर्ति को सबसे पहले संसद भवन में प्रवेश कराया। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से उनका प्रवेश संसद भवन में कराया जाए और उनको संसद भवन दिखाया जाए और संसद भवन को माता का आशीर्वाद प्रदान करना। उनसे पूछो, जबकि मां हमारी निरंतर चली आ रही है, क्यों नहीं किया अभी तक? जबकि कर देना चाहिए था। आजादी के पहले सभी बड़े बड़े नेताओं का इतिहास में दर्ज है बयान। उन्होंने कहा था कि आजादी मिलते ही कलम की पहली नोट से व्यवस्था नहीं की जाएगी। तो फिर 78 साल के पहली नोट क्यों नहीं सुनी? क्यों नहीं सुनी? ये बड़ा प्रश्न है। हर भारतीय नेता को जो भी राजनीति में गतिशील है उसको इसका जवाब देना चाहिए। गुरुजी देखिए, फैसला आया है, एक फैसला अभी थोड़े दिन पहले आया था कि 7 जगह जो ब्लास्ट हुए कोई दोषी नहीं है। तो अब इसका मतलब है कि समय की जो पुलिस थी जिसने अभियोजन तैयार किया वो पूरी तरह से एक भी दोषी को पकड़ने में नाकामयाब हो गई। मालेगांव में ब्लास्ट तो हुआ था ना, तो ब्लास्ट हुआ था तो बताओ किसने वो ब्लास्ट किया था। जब तक उस ब्लास्ट करने वाले का नाम नहीं बता देंगे तब तक कोई भी थ्योरी खारिज हो गई कि पुष्ट हो गई, इसका विचार करना बेमानी है। सबसे पहली जरूरत है भारत सरकार के सामने, न्यायालय के सामने और हम सबके सामने, अगर कहीं कोई ब्लास्ट होता है तो उस ब्लास्ट के करने वाले का नाम और उसका परिचय सामने आना चाहिए। वो क्यों नहीं आता है? आजाद प्रदेश छोड़ दिए जाए, लेकिन दोषी को पकड़ा जाना चाहिए। दोषी क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं सबने, इसीलिए तो हमने कहा था कि मुंबई चमत्कारी हो गई, बिना किसी की किए ब्लास्ट हो जाते हैं यहाँ पर। अब मालेगांव चमत्कारी हो गया, क्या बिना किए ही हो गया? किसी ने तो किया होगा। आगे हमारे देश की पुलिस कहाँ है? आगे हमारे देश का कानून कहाँ है? आगे हमारे देश का न्यायालय कहाँ है? जो पता नहीं लगा पाता है कि ये ब्लास्ट किसने किया, किस मंशा से किया। वही वो प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कहाँ है? ये 2 प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं मिलता तब तक कोई भी फैक्टरी खाली नहीं है। जिनके कारण देश में हमारा हुआ उन्हीं के पीछे चलने वाले लोग बिल्कुल समझ में नहीं आता। जिनके कारण देश 2 टुकड़े हो गया वो हम नहीं है, दूसरे लोग हैं और आप उन्हीं की राजनीति करते हैं। और इस तरह की बात है, हिंदुओं ने कम बांटा, हिंदू तो सदा इकट्ठा रहना चाहता है, आपके साथ रह लेता है, उसके अंदर किसी से बड़े नहीं है। आप हमको जिसके साथ रखना चाहो और दूसरा भी हमारे साथ रह लेगा, क्योंकि हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं कि उसको बिचारे को निकलता। तो हम सबके साथ रह सकते हैं क्योंकि हम तपस्वी हैं, हर परिस्थिति में हम रह सकते हैं और दूसरे को भी हम तकलीफ देते नहीं हैं, इसलिए कोई भी हमारे साथ रह सकता है। गुरुजी हमारे कारण देश का टुकड़ा नहीं हुआ, जिनके कारण हुआ उनकी राजनीति पहले छोड़ो, इतिहास की जानकारी ठीक से करनी है। क्या इतिहास है? इतिहास ये है कि 2 भाषाएं अब आप देखिए कि हिंदी भाषा कब निकल आएगी और मराठी भाषा कब निकल आएगी। तो आप देखेंगे कि आज जिस संविधान के अंतर्गत हम लोग देश में रह रहे हैं उसमें पहले हिंदी भाषा निकल आई थी, पहले देश की राजभाषा के रूप में उसको माना। तब हमारा प्रदेश ही नहीं था, तब ये मुंबई नाम से प्रदेश था और गुजराती और मराठी दोनों मिलकर के रहते थे। बाद में 1956 ईस्वी में आजादी के बहुत बाद ये आंदोलन शुरू हुआ, पूना से शुरू हुआ और इस आंदोलन को धीरे धीरे बढ़ाया गया और ये आंदोलन भी हमारे गांव आंदोलन की तरफ से फेल हो रहा था, भगवान नहीं कर रहा था। जो इस आंदोलन के लोग थे उन्होंने अमर अनशन किए, उन्होंने रैलियां निकाली, सभाएं की, सब कुछ किया, लेकिन ये नहीं हो रहा था। और हुतात्मा चौक बना हुआ है आज मुंबई में, 156 लोग वहां पर मार दिए गए थे।
वो इतिहास है, वो महाराष्ट्र प्रदेश की मांग करने वाले लोग थे। माने हिंसक आंदोलन हो गया, तब भी कुछ नहीं हो रहा, और तब आंदोलनकारियों ने निर्णय लिया, वही निर्णय हमने महाराष्ट्र से सीखा। मैं मराठी नहीं सीख रहा हूँ, महाराष्ट्र से भी सीख रहा हूँ। और महाराष्ट्र से क्या सीखा कि महाराष्ट्र राज्य आंदोलनकारियों ने घोषणा की कि हम इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, और वो चुनाव में खड़े हुए और वोट काटने लगे। जैसे ही वो चुनाव में खड़े हुए वैसे ही मीटिंग बैठ गई और कहा महाराष्ट्र प्रदेश करते हैं, और महाराष्ट्र राज्य बन गया 1960 में बना। और जब 1960 में महाराष्ट्र राज्य बना, तब मराठी को महाराष्ट्र की राज्य भाषा घोषित किया गया। तो इतिहास में पहले हिंदी रिकॉग्नाइज हो गई है, तब मराठी रिकॉग्नाइज।